बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों हम इससे जो पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ मास ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स या कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, वो हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में देख लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है बेसिकली, ये हम देखेंगे। तो देखो, कभी भी अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में मूवमेंट करे, इफ सेंटर ऑफ मास of system starts moving, then it is generally called as movement of center of mass, movement or motion ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी देखो, अभी हमने जो पहले पढ़ा था, पहले ये पढ़ा था बच्चों कि हमने एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा था। एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा था समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, यही लिखा था बच्चों। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, t इक्वल टू जीरो पे मेरा एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं बोल रहा हूँ एक्स सी एम, यह है मेरा 1, एक्स सी एम 1, ऐसे लिख रहा हूँ t इक्वल टू जीरो पे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो m1 x1, ठीक है, x1 पोजीशन पे। ठीक है, इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे मेरा मास m1 जो है वो x1 पोजीशन पे है, फिर m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। मैं बोल रहा हूँ t इक्वल टू t पे एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं बोल रहा हूँ ऐसे 2 से, पोजीशन 2 से। m1 उसके बाद जो मेरा m1 मास है वो उसका पोजीशन बोल रहा हूँ x1 डैश से, m2 का पोजीशन बोल रहा हूँ मैं x2 डैश से, प्लस m3 का पोजीशन बोल रहा हूँ x3 डैश से एंड सो ऑन बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बच्चों हमारा जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ से कहाँ तक मूव कर गया, xcm1 से कहाँ से xcm2 तक। xcm1 इनिशियल पोजीशन था, xcm2 फाइनल पोजीशन है। तो कहाँ से कहाँ तक मूव किया, xcm2 माइनस xcm1, यही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा xcm। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो m1 कॉमन आएगा, ये है x1 डैश माइनस x1 प्लस m2 x2 डैश माइनस x2 एंड सो ऑन। ठीक है, बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये डेल्टा xcm है, डेल्टा xcm मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 ये है, इसको मैं देखो बोल रहा हूँ इस वाले पार्ट को डेल्टा x1, इस वाले पार्ट को बोल रहा हूँ डेल्टा x2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m2। समझ में आई बात। तो मैं लिखूँगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये डेल्टा xcm क्या है, डेल्टा xcm इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास,
मास, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास। सपोज मान लो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, यहाँ पे था। देखो मैं फिर से एक्सिस बना रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता चले। ये रहा मेरा एक्सिस, हमेशा एक्सिस बनाने का है सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। और मेरा जो पार्टिकल्स थे इनिशियली m1 यहाँ था, m2 यहाँ था, ठीक है, m3 यहाँ था, ठीक है। 3 पार्टिकल ले रहा हूँ, m1, m2 और m3। और इनका जो सेंटर ऑफ मास था कहाँ था, यहाँ था। ये था मेरा सेंटर ऑफ मास इनिशियल पोजीशन। फिर जो है मेरा m1 m2 m3 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। देखो यहाँ पहुँच गया, m1 यहाँ पहुँच गया, m2 यहाँ पहुँच गया और m3 यहाँ पहुँच गया। तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुँच गया, सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 है सर ये है मेरा, ये है जो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 है, ये है डेल्टा x1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 ये है, ये है डेल्टा x2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3 है ये चीज़, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3, दिस इज डेल्टा x3। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है सर ये मेरा इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ था, और कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो ये हो गया मेरा डेल्टा XCM। समझ में आई बात मेरी। तो x1 x2 का जो डिस्प्लेसमेंट है, m1 m2 का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1 डेल्टा x2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूँ डेल्टा XCM से। तो ऐसे अगर मेरा मास m1 m2 m3 जो है डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 से डिस्प्लेस होता है, तो मुझे पूछे कि अगर आपको बताइए कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल पोजीशन से, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात मेरी, इस फॉर्मूले से। ये रहा मेरा फॉर्मूला निकालने का, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास व्हेन m1 m2 एंड m3 आर डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 आर डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल मासेस, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखो ध्यान से, मेरा जो डेल्टा x था CM वो क्या था, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। कितने टाइम में डेल्टा XCM मूव किया था, एक पहला पोजीशन क्या था, t इक्वल टू 0 पे था सर XCM, t इक्वल टू t पे था सर मेरा पोजीशन, t इक्वल टू t पे था मेरा पोजीशन XCM1। तो डेल्टा XCM कितने टाइम में मूव हुआ था, t टाइम में। तो दोनों साइड t से डिवाइड कर दिए, m इंटू डेल्टा x1 बाई टी प्लस m इंटू डेल्टा x2 बाई टी एंड सो ऑन बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो डेल्टा XCM बाई टी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है m इंटू डेल्टा x1 बाई टी इज v1 प्लस mv2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो ये जो है मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया, ठीक है।
अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं भाई? एक्सेलरेशन लिखते हैं डी वी बाई डी टी से, डी वी बाई डी टी से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो डी वी सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? एम वन डी वी वन बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू बाई डी टी, ठीक है, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया डी बी सी एम बाई डी टी, क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास हो गया। समझ में आई बात मेरी? तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल लिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा क्या निकल के आया? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा निकल के आया, ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा निकल के आया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो ये मास m1 प्लस m2 प्लस m3 ये क्या है? टोटल मास है। m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर मैं ऐड कर दूंगा ऐसे सारे मासेस को ऐड कर दूंगा तो इसको मैं नेट मास लिख रहा हूँ m से, नेट मास लिख रहा हूँ m से। तो ये मास को मैं इधर ले आऊँगा तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 सो ऑन। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स। तो F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाई m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रहा मेरा एक्सिस, ठीक है, ये रहा मेरा ये एक्सिस, ठीक है, और मेरा सपोज मास m1 है, ये m1 है, ये है m2 है और ये है m3 है। सपोज 3 मासेस में सपोज ले रहा हूँ, ठीक है। ये इसका एक्सेलरेशन है a1 इस साइड, इसका एक्सेलरेशन है a2 इस साइड और इसका एक्सेलरेशन है a3 इस साइड, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिस्टम लूँगा, ध्यान देना, अगर ये पूरे को सिस्टम लूँगा, पूरे को क्या लिया? सिस्टम ले लिया। तो पूरे को अगर सिस्टम लूँगा तो m1 a1 ये समेशन करूँगा, देखना ये चीज़ करूँगा मैं, तो उस पर नेट फोर्स निकल के आ जाएगा कि एक्सटर्नल नेट फोर्स मेरा इस पर कितना लग रहा है। इस पूरे सिस्टम पे मेरा एक्सटर्नली नेट फोर्स कितना लग रहा है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात इतनी? तो ये रहा मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला, एक्सटर्नल फोर्स कितना इस सिस्टम पे लग रहा है, ठीक है। अगर सपोज ये m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 ये सब करके सपोज एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ये आ रहा है F नेट जो आ रहा है मेरा, F नेट ये सब ऐड करने के बाद m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 ऐड करने के बाद आ रहा है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप। तो मेरा नेट फोर्स जो लगेगा वो इस सिस्टम पे किधर लगेगा? ध्यान देना, इस सिस्टम पे कहाँ लगेगा? ये 2 इधर की तरफ लगेगा और नेट फोर्स एक y डायरेक्शन में लगेगा, 3 इधर लगेगा, 3 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर, ठीक है। और उसका नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा मेरा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट,
2i प्लस 3j का रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 13। ठीक है, अगर मैं एफ नेट का मैग्नीट्यूड पूछूं तो कैसे निकालोगे, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 4 प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 9, तो विच इज अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 जो है मेरा न्यूटन नेट फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन पूछूं तो कैसे निकालोगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स होता है सर वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट tan इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट क्या है 3, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है 2, तो tan इनवर्स 3/2 पे लग रहा है इस पे नेट फोर्स। समझ में आई बात। अब देखो, अब हम यहाँ से बढ़ेंगे। इफ मैं देखो इफ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ if F net acting on particle, F net external acting on particle is 0, then अगर F net acting on particle is 0 then मतलब क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। तो मास तो 0 हो नहीं सकता है, दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 0 हो गया। मतलब m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 सो ऑन, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो a1 क्या है, m1 dv1/dt प्लस m2 क्या है dv2/dt एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। दोनों साइड dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो m1 दोनों साइड dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया dt, तो ये dt से dt गया, dt से dt गया, तो dv1 का इंटीग्रेशन v1, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 dv2 का इंटीग्रेशन v2 m2 v2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो समझ रहे हो, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कहाँ से शुरू किया था, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मूव किया था, शुरू किया था। वो कहाँ मूव करके गया था, xcm1 पे, कितने टाइम में, t में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। कैसे निकाला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट dv/dt, तो वहाँ से मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला था। तो एक्सेलरेशन निकल गया तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मेरा फोर्स 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो है कंपल्सरीली कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, तभी आप सेंटर ऑफ मास में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर पाओगे। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो है वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर नेट फोर्स 0 होगा सिस्टम पे, तभी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो, तभी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ इफ u1 u2 u3 एंड सो ऑन आर इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल्स और masses initially and no external force acts on the system and final speed becomes v1 v2 v3 so on,
देन याद रखना m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 एंड सो ऑन, ये कांस्टेंट के बराबर होगा। कांस्टेंट के बराबर होगा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। कांस्टेंट के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, तो मैं लिख रहा हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। ये u1 जो है ये सब क्या है? वेक्टर्स हैं। u1 u2 u3 क्या है? वेक्टर है। v1 v2 v3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इफ f एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इज 0, अगर x डायरेक्शन में 0 है तो x डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड इन x डायरेक्शन। तो अगर u1 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में u1x है तो m1 u1x प्लस m2 u2x प्लस m3 u3x एंड सो ऑन इज इक्वल टू m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन। समझ में आई बात? तो ये जो है मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इन x डायरेक्शन। कब? जब x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। अगर मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देना, इफ u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, u3 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, तो क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट? 0। इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्यों? क्योंकि u1 u2 u3 क्या है? 0। कहाँ से लिखोगे? यहाँ से लिख दोगे। यहाँ से लिखोगे। कहाँ से लिखोगे सर? तो यहाँ से आप लिख लोगे। यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे u1 u2 u3 की वैल्यू 0 रख दो तो बचेगा सिर्फ कौन सा साइड? ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लिख दिया मैंने, उसको किसके इक्वेट कर दिया? 0 से। क्योंकि u1 u2 u3 क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो अब एक इम्पॉर्टेंट पांडे पावर पॉइंट में लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ट्रिपल पांडे पावर पॉइंट ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज applicable from ground frame of reference। हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ से लगाना है? ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अभी देखो, अभी सपोज मैं मान रहा हूँ कि ये एक छोटा सा प्लैंक है। ठीक है, और इस पे एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इंसान एक खड़ा हुआ है। इनिशियली जो है ये यू से मूव कर रहा है, और ये इंसान मैन जो है v1 से जंप किया। किसके रेस्पेक्ट में? ये कार्ट के रेस्पेक्ट में। ये है मेरा सपोज कार्ट है जो कि u से आगे बढ़ रहा है। ये आदमी है, वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट जो है कितना से जंप किया? v1 से जंप किया। तो अब बताओ नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? तो जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहा था तब बताया था, क्या बताया था?
कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, देखो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को क्या मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको मैं बोला पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, प्लस v1 है, प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, प्लस u है। तो क्या हो गया वेलोसिटी मेरा, v1 प्लस u हो गया नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमेशा याद रखना जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही करके लगाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ले रहा हूँ, देखो अगर मैं ये प्लैंक ले रहा हूँ, ये प्लैंक लिया, ये छोटा सा प्लैंक लिया, ठीक है, और इस पे इंसान जो है ऐसे है, ये इधर से विथ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट जो था कितना था, सपोज v1 था, और इसकी वेलोसिटी, कार्ट की वेलोसिटी u थी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, प्लस v1 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस u। तो v1 माइनस u होगा नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, v1 माइनस u। किस डायरेक्शन में होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा, इसमें भी किधर था, इस डायरेक्शन में था मेरा, ठीक है, इस डायरेक्शन में था, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम इसको अब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, अ मैन ऑफ मास m हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल m slips from the roof of a tall building of height h and starts falling vertically. When at a height h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of the fall. In order to save himself, he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in water. ठीक है, पहला चीज तो देखो यहाँ से यहाँ पे इनिशियली वो इंसान था, यहाँ पे था, ठीक है, अभी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। उसको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे नीचे अगर वो गिरेगा तो वो मर सकता है, तो उसने क्या सोचा कि इस मास, स्मॉल मास m बैग को इधर फेंके, तो वो क्या किधर जंप करेगा, इधर जंप करेगा, इधर इसकी वेलोसिटी मिलेगी इसको, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों, क्योंकि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन क्या है, एफ नेट इन x डायरेक्शन क्या है, 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर इस मास m को, स्मॉल मास m को इधर फेंकेगा इस डायरेक्शन में, तो इस मास कैपिटल M, इस इंसान को इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, इसको इधर के वेलोसिटी मिलने से, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलने से वो कहाँ जंप करेगा, जस्ट यहाँ पे ये जंप कर जाएगा, जस्ट यहाँ पे ये जंप कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो अगर मेरा सपोज मैन की वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ, लेट वेलोसिटी ऑफ मैन बोल रहा हूँ v1 एंड वेलोसिटी ऑफ बैग बोल रहा हूँ v2, ठीक है। तो इन x डायरेक्शन बताओ, पहला चीज बताओ इन x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। तो इन x डायरेक्शन कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर रहा है, तो F नेट एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इज व्हाट, 0। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो इनिशियली मेरा क्या है, वेलोसिटीज x डायरेक्शन में 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 0, क्यों, क्योंकि u1 u2 x डायरेक्शन में है ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी में बोल रहा हूँ कि v1 एंड v2 है, तो बड़े वाले कैपिटल मास m मतलब मैन,
आदमी का मास क्या है, कैपिटल एम है, तो एम इंटू उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, m1 v1, ठीक है, प्लस स्मॉल एम इंटू उसका वेलोसिटी क्या है, v2, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या है, माइनस v2 है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस v2, माइनस v2। अब यहाँ से क्या है, एम v1 इज इक्वल टू एम v2, तो यहाँ से v2 मेरा क्या आया, कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v1 आया, यही आया मेरा v2, v2 इज इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v1। तो अब मैं अगर v1 निकाल लेता हूँ, अगर मैं v1 निकाल लेता हूँ तो मेरा v2 निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और ये रेंज दे रखा है x, ये प्रोजेक्टाइल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो क्या करेंगे, x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो ये हाइट h कवर करने में जो टाइम t लगेगा, उतना ही टाइम t में ये x डायरेक्शन कवर करेगा, x डायरेक्शन में कवर करेगा, तो हम ये टाइम t पहले निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम t निकालने के लिए एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमें यू वाई तो इनिशियली पता नहीं है यहाँ पे कितना है, तो हम यहाँ पे इनिशियल से, यहाँ से देखो, यहाँ से इनिशियल ये टी इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम यहाँ तक का यू आई पहले निकालेंगे। तो यू आई निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/s, ठीक है। तो यू वाई इनिशियली क्या था, 0 था, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई में बोल रहा हूँ, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, ए वाई क्या है g, s क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये टोटल हाइट h है, इतना हाइट h है, स्मॉल h है, तो ये हाइट कितनी होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से वी वाई जो आया मतलब अंडर रूट 2g h माइनस h आया, अंडर रूट 2g h माइनस h आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आया अंडर रूट 2g h माइनस h, मतलब यहाँ पे जब इंसान होगा ये इस पोजीशन पे, तो इसकी नीचे के डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी सर अंडर रूट 2g h माइनस h, अंडर रूट 2g h माइनस h। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम निकालना है कितना, नीचे जाने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो एस वाई कितना है, h, अभी क्या है एस वाई h, यू वाई कितना है, यू वाई है सर, यू वाई है अंडर रूट 2g h माइनस h यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई क्या है, g है टी स्क्वायर। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो और h को उस साइड लेते आओ, तो जी टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2g h माइनस h टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मेरा t की वैल्यू निकाल दो, कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2h लगा करके, ठीक है। तो कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, माइनस बी तो माइनस 2 अंडर रूट 2g h माइनस h माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8g h माइनस h बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 a कितना है g, a c कितना है माइनस 2, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8g प्लस 8g और यहाँ पे h माइनस 2h, तो प्लस 8gh और ये है माइनस 8gh, ये वाला माइनस 8gh, तो प्लस 8gh और माइनस 8gh चला जाएगा, और बाई क्या है, बाई क्या होता है 2a क्या है 2g, ठीक है, 2a क्या होता है 2g। तो अब देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से मेरा t क्या आया, यहाँ से मेरा t आया था माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 2g
एच माइनस एच, यही आया था अंडर रूट 2g एच माइनस एच प्लस माइनस क्या था अंडर रूट। अब यहाँ से देखो ये वाला पार्ट इससे पूरी तरीके से चला जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट 8gh बाई 2g अंडर रूट 8 क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 होता है, तो अंडर रूट 8 को मैं 2 बाहर ले लूँगा, तो 2 बाहर ले लूँगा तो नीचे देखो यहाँ से -2, ये प्लस माइनस 2 रूट्स हैं तो माइनस वाला लूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि टी मेरा निगेटिव हो जाएगा। माइनस माइनस देखो अगर मैं ये वाला प्लस नहीं लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ तो टी निगेटिव हो जाएगा, टी निगेटिव पॉसिबल नहीं है तो ये माइनस वाला चला गया, तो -2 अंडर रूट 2g h माइनस एच प्लस अंडर रूट 8 मतलब 4 2 8, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो 2 बाहर ले लिया मैं, 2 बाहर ले लिया, अंडर रूट 2g h बाई 2g, 2 से 2 गया दोनों साइड, ठीक है। तो मेरा टाइम पीरियड निकल के आ गया। सिंपल इक्वेशन है, मैथ सॉल्व करना और कुछ है नहीं, सिंपल मैथ सॉल्व करना है। 2 से 2 गया और g से नीचे दोनों साइड g गया, g से g गया अंडर रूट g टाइम्स, ठीक है। तो मेरा आ गया माइनस अंडर रूट 2h माइनस एच प्लस अंडर रूट 2h बाई अंडर रूट जी, ठीक है। ये था मेरा टाइम पीरियड, ये मेरा आगे निकल गया टाइम पीरियड। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से मेरा टाइम पीरियड t निकल गया, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा अभी, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, 0 है, तो एस एक्स क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई थी मैन की v1, तो v1 यहाँ से v1 इंटू टी, टाइम पीरियड कितना है, ये है, टाइम पीरियड कितना है, ये है, तो टाइम पीरियड है अंडर रूट 2h माइनस अंडर रूट 2h माइनस एच बाई अंडर रूट जी, ठीक है, अंडर रूट जी। एस एक्स इज वॉट, अब x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, दे रखा है सर, ये x दे रखा है, तो ये x है, तो x इज इक्वल टू वॉट v1 इज अंडर रूट 2h माइनस अंडर रूट 2h माइनस एच बाई अंडर रूट जी, ये हो गया, ठीक है। तो v1 कितना आया मेरा, तो v1 वेलोसिटी आई, ये अंडर रूट जी को x से मल्टीप्लाई, अंडर रूट जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2h माइनस अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h, ये आ गया मेरा v1 निकल के। तो v2 कैसे निकलेगा, तो सर v2 यहाँ से निकलेगा, v2 क्या था मेरा, v2 था ये था मेरा v2, ठीक है। तो ये v2 क्या था, कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v1, तो v2 है मेरा कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v1 क्या है अंडर रूट जी इंटू एक्स, अंडर रूट जी इंटू एक्स बाई अंडर रूट 2h माइनस अंडर रूट 2h माइनस एच, ठीक है। ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ व्हाट, स्मॉल बैग मास m, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बैग मास m। समझ में आई बात मेरी, यहाँ से आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बैग मास m, समझ में आई बात। तो इतना करना पड़ा हमें स्मॉल बैग मास m की वेलोसिटी लाने के लिए। तो यहाँ से देखो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए। पहला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि सर मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है मेरा फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा। दूसरा लगा कि यहाँ इसकी नेट वेलोसिटी क्या है, जब मैन स्मॉल हाइट से गिरा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h से गिरा, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो ये निकला यहाँ से सेकेंड कॉन्सेप्ट से, ठीक है।
सेकंड कॉन्सेप्ट से, सेकंड कॉन्सेप्ट सॉरी ये था सेकंड कॉन्सेप्ट से, ठीक है। फिर मेरा निकालना था कि सर टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ से उसको यहाँ से पूरा नीचे गिरने में, तो टाइम पीरियड निकला सर कौन से, इस वाले इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से टाइम पीरियड निकल गया। तो चौथा मेरा पार्ट था सर टाइम पीरियड निकल गया, तो चौथा मेरा पार्ट था ये x निकालना, तो ये x निकल गया चौथा पार्ट, x इज इक्वल टू v1, तो वहाँ से मेरा v1 निकल गया, ये था मेरा पांचवा पार्ट, और उससे मेरा v2 निकल गया, ये था मेरा छठा पार्ट। तो इतने पार्ट में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, 6 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिगर 9e1 shows a small block of mass m which is started with a v on a horizontal part of a bigger block of mass m placed on a horizontal floor. The curved part of the surface shown is semicircular. All the surfaces are frictionless. Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches the point A of the surface. समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल मास m का जो इनिशियल स्पीड है इस डायरेक्शन में v है। अब एक चीज़ बताओ, ये पूरा सिस्टम लिया, इस पर कोई x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है क्या? नहीं। कैपिटल M ये देखो है, इसका मास है कैपिटल M, और स्मॉल m को पूरा सिस्टम लिया, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है नहीं। तो F नेट इन x डायरेक्शन इज व्हाट, 0। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड, 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 ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मास m था, इसकी वेलोसिटी, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, यही कुछ ऐसा है। अब ये जो मास m है, ये मास m है, यहाँ पहुँचेगा, तो इसके पास अगर मैं ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखूँ तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी सर, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। और मेरा जो ये कैपिटल मास m है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मेरा स्मॉल मास m के पास, अगर स्मॉल मास m के पास मैं बोलूँ काट के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, वो देखेगा स्मॉल मास m को, तो कैसे देखेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज मान लो ये वेलोसिटी vy से जा रहा है, ठीक है। इसके पास x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है। और उस समय मेरा ये कैपिटल मास m जो है वो जा रहा है वेलोसिटी v1 से। तो मैंने क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज वैलिड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना है, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैं लगा रहा हूँ x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट इन x डायरेक्शन क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि वो अभी जो है वर्टिकली ऊपर मूव कर रहा होगा, तो x डायरेक्शन में उसके पास कार्ट के रेस्पेक्ट में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन क्या है, प्लस v1 है, ठीक है, प्लस v1 है। तो वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन कितना आया, v1 आया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन है v1 ही होगा। जो कैपिटल मास m की वेलोसिटी है वही स्मॉल मास m की वेलोसिटी
होगी। तो अब ये दोनों हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करूँ, देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करूँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करूँ इसको, देखो अगर मैं इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करता हूँ, ऐसा है ये कुछ, ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है कुछ, है ना। ध्यान से देखते जाना एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है समझना, कभी भी गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पे है मेरा ब्लॉक मास m, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास कौन सी वेलोसिटी होंगी, x डायरेक्शन में। देखो x डायरेक्शन में कौन सा होगा x डायरेक्शन में होगा v1। कैपिटल मास m का भी किस डायरेक्शन, x डायरेक्शन में होगा v1। ये है कैपिटल मास m, ये स्मॉल मास m, इसके पास vy होगा, ठीक है। तो अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन लगाऊंगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियली जो है मेरा स्मॉल ब्लॉक मास m ही मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, v से, तो m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, कैपिटल M मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, स्मॉल m मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, तो m इंटू वी इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M प्लस m इंटू वी1 कॉमन ले लो। तो यहाँ से v1 जो आया मेरा क्या है, mv बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहाँ से मेरा जो वेलोसिटी ऑफ जो पूछ रहा है बिगर ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ बिगर ब्लॉक, find the speed of the bigger block when the smaller block reaches the point A on the surface। A on the surface पे पहुंचेगा तो मेरा velocity of bigger block बताओ। तो ये velocity of bigger block मेरा निकल के आ गया। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बिगर ब्लॉक निकालने का सिंपल तरीका था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग नहीं रहा था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कब लगाएंगे, जब हम ग्राउंड फ्रेम में रहेंगे। मैं बता चुका हूँ पांडे पावर पॉइंट में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम तभी लगा पाएंगे जब हम ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में है तो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में मेरे को वेलोसिटी निकालनी थी स्मॉल मास m की, तो वो मैंने कहाँ से निकाल ली, इससे मैं बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। तो यहाँ से मैंने ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बैग निकाल ली, फिर मैंने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहाँ से मेरी v1 निकल के आ गई। समझ में आई बात। तो इतना हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इस पे इजीली बनते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी थियरी जो है मैंने एक एक स्टेप जो है शुरू से बताया है उसको आप फॉलो करना है। तो तब तक से एंजॉय करिए और सारे क्वेश्चन लगाते रहिए। जय हिंद।